डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा में गणित विज्ञान की सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 10 की गणित विषय के बारे में जानकारी लेंगे। गणित में मैं अब आपको पढ़ाऊँगी यूनिट 2, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 18 मार्क्स की आती है। इस यूनिट 2 में आपके 4 चैप्टर सम्मिलित हैं, जिसमें पहला चैप्टर है बहुपद, दूसरा चैप्टर है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण और चौथा चैप्टर है आपका समानांतर श्रेणी। अब हम बेटा बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, परिभाषाओं के द्वारा, सूत्रों के माध्यम से, और लास्ट में मैंने उन सूत्रों परिभाषाओं पर आधारित सवालों को अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाया है। अध्याय 2 बहुपद में आपके क्या क्या आप मुख्य बिंदु हैं, आप क्या क्या पढ़ के चलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है चर राशि, दूसरा अचर राशि, तीसरा पद, चौथा गुणांक, पांचवा बीजीय व्यंजक, छठा बहुपद, सातवां पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, आठवां घात की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, नवा बीजीय सर्वसमीकाएं, 10वां शून्यांक या शून्यक, 11वां बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, 12वां बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध, 13वां बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, शून्यक को शून्यांक भी कह सकते हैं। अब हम चलेंगे परिभाषाओं की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको चर के बारे में समझाने की कोशिश की है। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। चर को किन किन प्रतीकों के द्वारा आप दिखा सकते हैं? जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतीक होते हैं एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, इनसे आप इसको प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि 3x + 6 है, उसमें 6 में चर राशि x है, क्योंकि बच्चों x का मान निश्चित नहीं है। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में x जो हुआ वो आपकी हुई चर राशि। अब नेक्स्ट हम पढ़ के चलेंगे अचर यानी कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिस संख्या के साथ चर राशि ना हो उसे अचर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल निश्चित संख्या है उसको हम कह के चलते हैं अचर। जैसे कि आपके उदाहरण में 3x + 6 में आपकी 6 के साथ कोई भी चर नहीं है, चर राशि नहीं है, तो इसका मतलब 6 क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। और अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि 6 का मान कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, चाहे वो अगर आपसे कोई कहे कि आप 6 लिखो तो वही लिखोगे जो मैं लिखूंगी, तो यानी इसका मान निश्चित है, तो ये एक अचर राशि हुई। अब तीसरा है बीजीय व्यंजक। व्यंजक को इंग्लिश में हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब चर और अचर को जोड़, घटा, गुणा व भाग के निशान के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तो ये संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में आपको दिखा रखा है 5x। बच्चों, x के ऊपर एक a बनाना आ रहा है, वो a नहीं है, ये पावर को शो करता है, तो ये है 5x⁻² - 4x + 3। एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें जो चर और अचर राशि हैं उसको किस किस निशान के द्वारा आपका क्या क्या निशान सम्मिलित कर रखे हैं इसमें? प्लस और माइनस। बहुपद। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है बहुपद की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होता है, पदों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि बहुपद की डेफिनेशन में दे रखा है कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक है, यानी जितने भी बहुपद होते हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहा जा सकता। ऐसा मैंने सबसे नीचे वाले नोट में भी मेंशन कर रखा है आपका। अब इसको एक बहुपद को हम निम्न उदाहरण के द्वारा
आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। उदाहरण दे रखा है x, देखो ऊपर पावर का निशान लगा रखा है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस के 3, ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो आपकी आ रही है x, और ये चर राशि दो जगह आ रही है, जिसमें एक चर राशि x की घात आ रही है 3 और दूसरे में आ रही है चर राशि x की घात आ रही है 2। दोनों ही आपकी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये एक क्या है? बहुपद। नीचे वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं 1/x की पावर 2, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि 1 के नीचे है x की पावर 2, x की पावर 2 को जब हम ऊपर ले गए तो ये हो गया x की पावर -2, और जब -2 आ जाता है तो क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? क्या चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक है? नहीं, तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब इसमें पहला आता है एक पदी बहुपद। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक पदी बहुपद यानी एक पद वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। जैसे कि x की पावर 2, देखो x की पावर 2 है बच्चों, तो एक ही पद है, तो इसका मतलब एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद नाम से ही क्लियर है कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे कि ax प्लस b, तो ax एक पद हो गया, b दूसरा पद हो गया। अगला आता है त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि ax प्लस के by प्लस c, ax पहला पद हो गया, by दूसरा पद हो गया और c आपका हो गया तीसरा पद। अब अगला आता है घात की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला आता है रेखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, शब्दों पे ध्यान देना बच्चों, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो। जैसे कि 3x प्लस 2, अब यहाँ पर चर राशि देखो क्या है आपकी x, और एक ही जगह आ रही है वो, और इसकी घात कितनी दे रखी है x के ऊपर? कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 1 दे रखा है। तो यानी कि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। जैसे कि x की पावर 2 प्लस के 1, इसमें चर राशि क्या है बच्चों? x के ऊपर घात कितनी आ रही है? 2, तो यानी कि ये कैसा बहुपद हो गया? द्विघातीय बहुपद। इसके बाद अगला आता है आपका अचर बहुपद। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। अचर पद मैंने आपको अचर राशि के बारे में पहले ही समझा दिया था, यानी जिसका मान बिल्कुल फिक्स होता है, जो कांस्टेंट होती है, उसे कहते हैं अचर राशि। जैसे कि 56 उदाहरण में ले रखा है मैंने, आप 100 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, ये सारे के सारे आपकी अचर राशि ही होंगी। शून्य बहुपद, इसमें भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं तो शून्य बहुपद कहलाता है। कि जैसे कि अगर x की पावर 2 है, उसके साथ 0 दे रखा है, तो इसका मतलब शून्य बहुपद हो गया। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 शून्य के साथ खत्म हो गई। यानी शून्य बहुपद उसे कहते हैं जिसमें आपकी ना तो कोई चर राशि के साथ कोई भी गुणांक आता है शून्य के अलावा, और ना ही अचर राशि में शून्य के अलावा और कोई संख्या आती है, और बहुपद का मान शून्य रहता है। इसके बाद आता है बेटा शून्य। नाम से क्लियर हो रहा है, किसी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है, शून्य कहलाता है। यानी अगर हम किसी बहुपद में जो हमारी चर राशि है उसका मान रख दें, तो और उसका मान रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो उसे उसका शून्यक कहेंगे। शून्यक आपके अल्फा हो सकते हैं, बीटा, गामा, इसके द्वारा हम शून्यक को प्रदर्शित कर सकते हैं। रैखिक बहुपद, इसमें आपका एक घात वाला बहुपद होता है, तो इसका मतलब उसका शून्य कितना होगा? 1। द्विघातीय बहुपद, इसमें 2 घात वाला बहुपद होता है, तो शून्यक होगा 2। यानी कि जितना भी आपकी किसी भी चर राशि की अधिकतम घात होगी उसका शून्यक उतना ही होगा। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकाओं के बारे में। ये आपकी 9 बीजीय सर्व समीकाएं हैं। आपको ये ऐसे की ऐसे ही याद रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रयोग आप बहुपद वाले चैप्टर में ही करेंगे। इसका प्रयोग पूरी गणित में कहीं भी आप कर सकते हैं, तो इन सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लेना।
किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। इसे द्विघात बहुपद इसलिए कहा क्योंकि इसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी आ रही है, 2। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्यांकों का योग। जब द्विघात बहुपद है तो दो शून्य हम मानेंगे अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस के b/a। बच्चों ध्यान से देखो कि b जो है वो x के साथ आ रहा है, यानी कि x का गुणांक हुआ, तो माइनस का निशान ऐसे ही b की जगह मैंने क्या लिख दिया, x का गुणांक। a किसके साथ आ रहा है, x² के साथ, यानी ये x² का गुणांक हुआ, तो a की जगह मैंने लिख दिया x² का गुणांक। दूसरा हम पढ़ते हैं शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यक थे अल्फा और बीटा, तो इनका गुणनफल हो गया अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। c अगर ध्यान से देखो बच्चों तो c एक आपकी अचर राशि है, क्योंकि इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं आ रही है, तो c बराबर हो गई अचर राशि अपॉन a। a क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि x² के साथ गुणा में आ रहा है, तो यानी ये x² का क्या था, गुणांक। अब अगर शून्यक दे रखे हो तो आप किस प्रकार से द्विघातीय बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आप बहुपद कैसे बना सकते हैं, के जो कि एक वास्तविक संख्या है, ब्रैकेट x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा गुणा बीटा क्या है आपका, शून्यकों का गुणनफल। त्रिघातीय बहुपद के शून्यक। त्रिघातीय बहुपद का मैंने एक व्यापक रूप मान लिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात बच्चों 3 आ रही है, जिसकी वजह से इसके शून्यक कितने होंगे, 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसमें 3 हम सूत्र पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। b देखो किसका गुणांक है, x² का, तो माइनस के x² का गुणांक अपॉन a किसका गुणांक है, x³ का, तो यानी x³ का गुणांक। दूसरा हम पढ़ेंगे अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर c/a। c किसका गुणांक है, x का गुणांक, a किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। थर्ड हम पढ़ेंगे अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर क्या होता है, माइनस के d/a। d क्या है आपकी, माइनस के अचर पद, d अचर पद है क्योंकि उसके साथ कोई भी चर राशि नहीं आ रही है, और a क्या है, x³ का गुणांक। बच्चों क्योंकि इसमें 3 शून्यक है, जिसकी वजह से हम शून्यांकों और गुणांकों में 3 संबंध पढ़ के चलते हैं, जबकि अभी जब हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसमें जो शून्यक थे वो 2 थे, जिसकी वजह से हमने शून्यांकों और गुणांकों में संबंध 2 पढ़ के चले थे हम। नेक्स्ट आता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसमें मैंने दिखा रखा है कि 2 बहुपद px और शून्येतर बहुपद gx के लिए, यानी 2 बहुपद हमने ले रखे px और दूसरा बहुपद ले रखा है gx, जिसमें gx का मान शून्य नहीं हो सकता, वो शून्य बहुपद हो ही नहीं सकता। वो डेफिनेशन में लिख रखी है के लिए 2 ऐसे बहुपद qx और rx का अस्तित्व होता है कि px बराबर gx गुणा qx प्लस के rx। बच्चों आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यह वही चीज़ है। यहाँ पर भाज्य का काम कर रहा है px, भाजक का काम कर रहा है gx, और भागफल का काम कर रहा है यानी क्यूशेन का काम कर रहा है qx, और रिमाइंडर यानी जो rx है वो रिमाइंडर यानी शेषफल का कार्य कर रहा है। यहाँ पर rx बराबर 0 या rx की घात gx की घात से सदैव छोटी होती है, यानी rx शेषफल का मान 0 हो सकता है, या अगर rx कभी भी निकल के आ रहा है आपका, यानी शेषफल का मान अगर कोई भी निकल के आ रहा है तो उसकी घात हमेशा gx की घात से सदैव छोटी होगी। gx क्या था बेटा, भाजक। भाजक का मतलब होता है जिससे भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं वो होता है भाज्य। जो आपका भाग देने के बाद आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे की तरफ जो शेषफल बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर यानी कि rx। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे बहुपद के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ पोलिनोमियल, कि डेली लाइफ में हम बहुपद का प्रयोग कहाँ करते हैं। नंबर 1 है पहले भौतिक विज्ञान में,
भौतिक विज्ञान में दूरी ज्ञात करने के लिए हम निम्न समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, जहां s दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय और a त्वरण होता है, जो कि किसका रूप है? एक बहुपद का रूप है। दूसरा, चिकित्सा विज्ञान में। चिकित्सा विज्ञान में t घंटे के बाद ब्लड में दवाई की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण C = -2t³ प्लस 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8 का प्रयोग किया जाता है। यह समीकरण भी क्या है? बहुपद का एक रूप है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।